बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर अपन ने भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। संपूर्ण रूप से मौलिक अधिकारों की प्रकृति से लेकर उपयोगिता तक, उसके बाद मौलिक कर्तव्य का भी अपन ने अध्ययन किया है। इसके अंदर अपन ने देखा कि मौलिक कर्तव्य भी किस प्रकार बाद में शामिल किए गए, लेकिन यह है अधिकारों को सशक्त बनाते हैं कुल मिलाकर, और नागरिकों को के कर्तव्य जिसके कारण राष्ट्र का निर्माण होता है उसको ये महत्व देते हैं। अब हम अपन चलते हैं भाग 4 के ऊपर, संविधान के भाग 4। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? असल में जब 1935 का संविधान बना था भारत का, संविधान नहीं, भारतीय शासन अधिनियम औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, तो उसमें कुछ अनुदेश तत्व थे। अनुदेश तत्व थे वो कुल मिलाकर सरकार को यानी कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को एक प्रकार से एक परामर्शदात्री निर्देश थे। किस प्रकार से नियम बनाने हैं, कानून बनाना है और किस प्रकार शासन करना है जिससे जन कल्याण हो। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया मूलतः आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो इसमें शामिल किया गया है नीति निर्देशक तत्व, वह कुल मिलाकर एक भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में ले जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य रखता है। भारत के संविधान ने भी इसका उल्लेख किया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में शब्द को भी जोड़ा गया बाद में 1976 में। तो समाजवाद एक प्रकट लक्ष्य है। समाजवाद का अर्थ है समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करना, भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना, और साथ में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर शासन को स्थापित करना है। और ये इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अब जब अपन आगे बढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति देखेंगे, तब अपने को स्पष्ट होगा कि ये कौन कौन से किस किस प्रकार के हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उसको स्पष्ट रूप से तो अगर देखें तो अनुच्छेद 37 में खुद ही स्पष्ट कर दिया गया है। और इसमें 37 में कहा गया है कि इस भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, लेकिन इसमें दिए हुए सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब ये जो राज्य का कर्तव्य होगा, इसका मतलब है कि राज्य के लिए निर्देश है। देखिए, मौलिक अधिकार एक बड़ा अंतर यही है कि जहां मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं, व्यक्तियों के लिए है, नागरिकों के लिए है, वो नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए निर्देश है कि राज्य किस प्रकार से अपने इसको ये करे, नीतियां बनाए, जिससे कि राज्य में भारत एक कल्याणकारी जो है वो राज्य की स्थापना की दिशा में अग्रसर। कहा भी, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसका ये एक प्रकार से इसकी व्याख्या की। सर आइवर जेनिंग्स ने तो ये भी कहा कि भारतीय संविधान का जो ये भाग है ये असल में फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। यद्यपि समाजवाद का उल्लेख उस समय नहीं था और इसमें भी नहीं है, लेकिन फेबियन समाजवाद अगर हमने पढ़ा होगा तो फेबियन समाजवाद इंग्लैंड का एक सिद्धांत माना जाता है फेबियनवाद के आधार पर, जो कुल मिलाकर एक लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत था। लोकतांत्रिक पद्धति से, कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की पद्धति से समाजवाद की स्थापना
तो वो फेबियनवाद। और संविधानविद प्रोफेसर पायली ने भी कहा है कि निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के संबंध में सिद्धांत है। यानी प्रशासक यानी शासन करने वाले लोग, उनको निर्देश है ना। तो ये जो है ये स्पष्ट है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के लिए एक ऐसे निर्देश हैं जिसके आधार पर उनको अपने नीतियां बनानी है, और वो नीतियां किस प्रकार हमें नागरिकों के कल्याण की ओर ले जाएगा, इसके बारे में एक परामर्श, एक निर्देश स्पष्ट है। जैसा कि कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। यही कारण हम देखते हैं कि आज भी अनेक निर्देशक तत्व को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, उनके ऊपर कानून नहीं बनाया जा सका। जैसे अनुच्छेद 44 के समान नागरिक संहिता हो या बहुत सारे ऐसे कानून जिसको लागू नहीं किया जा सका, लेकिन ये राज्य के लिए एक निर्देश है और इसलिए राज्य ने कई सारे निर्देशक तत्वों को कानून में बदला भी है। फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज। तो ये जो है ना, ये निर्देशक तत्व निश्चित रूप से एक राज्य के लिए निर्देश है। अब हम अगर कुल मिलाकर देखें कि मौलिक अधिकार और इसके बीच में क्या संबंध है, तो कई बार कहा जाता है कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में विरोधाभास है। कई लोग मानते हैं कि ये जहां मौलिक अधिकार बाध्यकारी है, निर्देशक बाध्यकारी क्यों नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम गहनता से जांच करें तो नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का पूरक ही है। मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार देता है कि वो किस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, एक सम्मानित नागरिक जीवन व्यतीत कर सके, और उसी सम्मानित नागरिक जीवन की समग्र स्थापना के लिए, नीतिगत रूप से स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य को निर्देश दिए गए, है ना। इसलिए हालांकि निर्देशक तत्व जस्टिसिएबल नहीं है, जैसे कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, लेकिन फिर भी यह एक सकारात्मक है, यह एक सकारात्मक निर्देश है राज्यों के लिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से नैतिक आदेश है, मोरल एक ये है राज्य के ऊपर, मोरल बाइंडिंग जैसी है, जिसकी राज्य अनदेखी नहीं कर सकता, सरकारें अनदेखी नहीं कर सकती। और आज़ादी के बाद से कई बार ऐसा हुआ जब कानून बने हैं तो यही जो मोरल बाइंडिंग्स हैं, मोरल जो नैतिक आदेश हैं, उसको ध्यान में रखा गया है। अपन अब जो है सभी नीति निर्देशक तत्वों को देखें, उसका वर्गीकरण करके अपन देख सकते हैं। 3 प्रकार के श्रेणियों में वर्गीकृत करके इन नीति निर्देशक तत्वों को देखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक 16 अनुच्छेदों में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, और इसको 3 श्रेणी में अपन रख सकते हैं। सबसे पहले जो श्रेणी है वो है लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले निर्देशक सिद्धांत। अब इस श्रेणी में ऐसे सभी प्रावधान शामिल हैं जिसके द्वारा निर्देशक तत्व राज्य में एक समतामूलक, भेदभाव रहित, जन कल्याण से ओतप्रोत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना का निर्देश देता है। जैसे अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना, ये स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 39 के अंदर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको न्याय समान रूप से दिलवाना और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी जो इसके समान न्याय के लिए है, स्वयं विधिक सहायता को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको निःशुल्क, राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। हम देखते हैं कि इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन का विषय था, और इसी के आलोक में जो है वो 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर को, और बाद में 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई पंचायती राज को, और पंचायती राज को भारतीय शासन व्यवस्था का एक संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर इस रूप में स्थापित भी कर दिया गया, त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करके, तो अनुच्छेद 40 को भी लागू कर दिया गया। फिर और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके आधार पर ये जो नीति निदेशक तत्व है वो लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कुछ और भी प्रावधान है, मैं उसके बारे में और बताऊं कि जो अनुच्छेद 39 का के बाद अनुच्छेद 41 में भी जैसे काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। सबको काम, कुछ स्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम को न्याय संगत और मानवोचित, यानी कि कार्यस्थल पर एक न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना, प्रसूतियों की सहायता करना, ये सब इसमें शामिल है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो काम करने वाले हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि का प्रावधान करना, ये जो है ये एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की ओर हमें ले जाता है। इसी प्रकार अब 44वें संशोधन के द्वारा जो प्रावधान है समान नागरिक संहिता का, यद्यपि इसके ऊपर कानून नहीं बना, लेकिन यह भी अगर लागू हो जाए एक समान न्याय व्यवस्था, एक समान, जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक है तो सिविल जस्टिस सिस्टम भी, सिविल लॉ भी एक जैसा होगा, ये प्रावधान है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके कारण से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। जैसे और भी कुछ प्रावधान है, आप इसमें देख सकते हैं। राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका की साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। इसलिए हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों की बात करते हैं। राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं हो कुछ हाथों में। राज्य श्रमिक और पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, है ना। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का विकास हो, संचालन हो, राज्य का ये कर्तव्य होगा, है ना। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा राज्य, है ना। स्त्री और पुरुषों को एक समान, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये लागू करेगा राज्य। तो ये जो है ये कुल मिलाकर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित समस्त निर्देशक तत्व हैं। इसके जो अगले श्रेणी में दो और श्रेणी है, उसके बारे में मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा। लेकिन इन सब का उद्देश्य है भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित करना, और जिसका प्रकटीकरण हमने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द से देखा है।